दो चीज़ें मैंने आपको बताई बड़ी अहम है, वो ये कि एक आपका पैगाम और दूसरी तवज्जो जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो ये काम करने के लिए आपने रिटन मैटर जो है उसके पहले पैराग्राफ में या उसके लास्ट वाले में इसको करना है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है दैट इज़ यूज़ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। अब मैंने बड़ी तफसील से आपको अपने पिछले लेक्चर्स में ये बताया कि एक्टिव वॉइस फ़िक्रात वो होते हैं जिसमें फ़ाइल मौजूद होता है, डूअर मौजूद होता है, काम करने वाला मौजूद होता है। लेकिन पैसिव वॉइस वो होते हैं जिसमें काम करने वाला मौजूद नहीं होता। जैसे आई राइट अ बुक, बुक इज़ रिटन बाय मी। अब ये भी कहा जा सकता है बुक इज़ रिटन। अब बुक इज़ रिटन इसमें कोई बंदा नहीं है, कोई पता नहीं है कौन लिखने वाला है। तो आप कोशिश करें कि एम्फसिस तब बढ़ता है जब आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यूज़ करें, एक्टिव वॉइस इसको यूज़ करें। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस आप इस्तेमाल ना करें। तो एक्टिव वॉइस वो है जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये मौजूद होंगे तो ज़ाहिर वो एक्टिव वॉइस होगा फ़िक्रा। यानी द सेंटेंसेस दैट आर हैविंग the subjects within them, they are called to be the active voice. That means the voice is active where the doer is present. The doer is doing certain things and the doer is present at its right place. तो active voice में doer का right place क्या है, वो फाइल वाला हिस्सा यानी शुरू में। Like he writes a letter. अब इसमें he जो है ये अपनी जगह पे है, लेकिन अगर आप ये कहें a letter is written by him, तो सब्जेक्ट तो मौजूद है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव पोजीशन पे चला गया है, ये हिम पे एंड पे चला गया जबकि लेटर शुरू में आ गया। ठीक हो गया, तो इस तरह से होगा, तो ये पैसिव वॉइस होगा। तो आप फिर कोशिश करें कि आपने जो रिटन वर्क करना है, जो ईमेल्स लिखनी है, जो आपने रिपोर्ट्स बनानी है, उसमें कोशिश करनी है कि एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल जो वो मैक्सिमम करना है, until and unless you are compelled to use the passive voice. Otherwise, try your level best to be in active voice, meaning thereby the subjects, whether it is the subject of first person pronouns like I and we, second person like you, and third persons like he, she, it and they. So they must be in their appropriate places, and I've just told you which are the appropriate places. That is the first slot in a sentence, that is the slot of a subject, right? तो आप कोशिश कीजिए कि आपने एक्टिव वॉइस जो है वो फ़िक्रात इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट जो है हमारा यूज़ वर्ड्स लाइक प्राइमरी, मेजर एंड सिग्निफिकेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप किसी को बता रहे हैं देखें जी हमारा बुनियादी मकसद ये है, हमारा अहम मकसद ये है, हम जिस चीज़ पर ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं जो हमारे लिए बहुत अहम बात है वो ये है। तो these three words and their frequent usage in the written communication can definitely let the readers understand which is your primary purpose, which is the major task that is being given, and what is its importance, its significance, right? So use these words in most of the written communications. If you are scratching in an email, or you are writing a letter, a business letter, or you're transmitting any communication which is primarily having these important things, then you must use these words like primary, major and significant, right? So this is not significant, significant, primary, major. ये major नहीं है, major, a sound है ये, major, okay? So use words like primary, major and significant. और जब हम तेज़ बोल रहे होते हैं तो देखिए मैं इसको एंड प्रोनाउंस नहीं कर रहा, न प्रोनाउंस कर रहा हूँ। यूज़ वर्ड्स लाइक प्राइमरी, मेजर एंड सिग्निफिकेंट। तो जब आप इनको शॉर्ट करके बोलते हैं तो यू अचीव फ्लुएंसी। आप तेज़ तेज़ बोलते हैं क्योंकि जितना टाइम आप वर्ड्स को पूरा प्रोनाउंस करने में लगाएंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड योर फ्लुएंसी विल बी डिस्टर्ब्ड। नंबर द आइडियाज़ टू रैंक देम इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस। अब आप फ़र्ज़ करें एक ईमेल आप लिख रहे हैं, उसके अंदर 4 अहम बातें,
सबसे पहली कौन सी है, दूसरे नंबर पे कौन सी है, तीसरे नंबर पे कौन सी है, चौथे नंबर पे कौन सी है. सो देयर मस्ट बी एन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस. You need not to write haphazardly and randomly. You are going to follow a logical order. The most important thing, first of all, then the second one, then the third one, then the fourth one. And even if you want to move forward and you are having 6 or 7 ideas, then you can move on in the same order. But unfortunately, don't mix them up. And most important is at second number. The least important is at number 1, and then you are going to jumble up. You are going to have a muddle of ideas. So try to present ideas in a logical way in order of importance. अब देखें सबसे पहले अहम बात कौन सी है वो पहले करें, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद. इस तरह से आपने चलना है कि जो बात आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करना चाहते हैं वो आप उसको उस अंदाज में करें, मिक्सअप ना करें. एक अहम बात आगे वो बात आपने कर दी जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसके बाद फिर आप अहम बात कर रहे हैं. तो इस तरह नहीं आपने करना है, एक तरतीब से आपने चलना है. अपनी ख्यालात की जो अहमियत है उनको नंबर आउट करना, आपने उनको नंबर एक असाइन करना है. पहले मैंने कौन सी बात करनी है, दूसरे नंबर पे कौन सी करनी है, तीसरे नंबर पे कौन सी करनी है, और चौथे नंबर पे कौन सी करनी है, और कौन सी बात नहीं करनी. दिस इज़ वाई यू नीड टू ऑर्डर द आइडियाज़. You need to rank them in order of importance. Ideas must be presented in the form of importance they carry. और जो और एक अहम बात आपने करनी है, जिस जगह पे आप कोई अहम बात करना चाहते हैं, किसी चीज़ को आप उसकी नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, यूज़ विजुअल एलिमेंट्स. आप ऐसे एलिमेंट्स यूज़ करें जो नज़र आ रहे हैं. तो विजुअल एलिमेंट्स क्या हैं, बोल्ड कर दें. एक तो फॉन्ट छोटा होता है ना, मतलब वो सारी राइटिंग एक जैसी होती है. अब फॉन्ट को जब बड़ा कर देंगे तो इट विल अपीयर वेरी प्रोमिनेंट इन द होल टेक्स्ट, होल कॉन्टेक्स्ट, होल कंटेंट्स. इट विल बी वेरी वेरी प्रोमिनेंट एंड वुड अपीयर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. गॉट द पॉइंट. तो आप लेटर्स को बोल्ड कर दें, कैपिटल लेटर्स में कर दें सारे का सारा, या फिर आप द थर्ड विजुअल एलिमेंट इज आप उसको अंडरलाइन कर दें. तो विजुअल एलिमेंट्स क्या हैं जी, आप टेक्स्ट को बोल्ड कर दें, ठीक है, यानी उसका फॉन्ट जो है वो फ़र्ज़ करें 10 है, आप 15 पे ले जाएं, वो और बोल्ड हो जाएगा. जो 15 वाला फॉन्ट है वो बाकी वाले फॉन्ट से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा. इसी तरह अगर आप कैपिटल लेटर्स यूज़ कर दें, मतलब सारे का सारा कैपिटल कर देते हैं आप, तो वो जितने कैपिटल्स होंगे बाकी सारे के सारे चूँकि स्मॉल लेटर्स में होंगे तो कैपिटल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा. और इसी तरह आप जिस जगह को ज़्यादा, जिस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं आप उसको अंडरलाइन कर दें. तो ये एम्फेसिस देने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं. पहले पैराग्राफ में ये आखिरी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात अब करें, एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करें, प्राइमरी, मेजर एंड सिग्निफिकेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करें, अपने ख्यालात को तरतीब के साथ दें, और फिर विजुअल देखे जाने वाले एलिमेंट्स यूज़ करें. चीज़ों को अहमियत देने के लिए बोल्ड टाइप कर दें, कैपिटल कर दें, या फिर उसको अंडरलाइन कर दें. तो ये सारी चीज़ें करने से आपकी टेक्स्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंस आप देना चाह रहे हैं, in the areas where you are focusing upon, it is going to be very much prominent, and the reader who is receiving your this written communication would immediately be in a position to understand that which is the most important thing you want to bring into the notice of the receiver or the reader. तो ये दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जो मैंने आपको प्रिंसिपल्स के वाले. एक तो टोन आप हमेशा पॉजिटिव रखें, दूसरे नंबर पे आप एम्फोसिस रखें कि आप वो सारा जो कुछ लिख रहे हैं उसमें आपकी अहम बातें किधर हैं. चूँकि डोंट बीट अबाउट द बुश, आए बाएँ शाएँ मत करें. बी ब्रीफ, टू द पॉइंट, remain precise, and in order to do that you need to focus upon these important principles of written work. अगर आप ये सारा करेंगे तो डेफिनेटली फिर इसके एडवांटेजेस भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे. अब हम बात करेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं. ये जो रिटन कम्युनिकेशन होती है, रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन होती है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, अब हम ये बात करने लगे हैं. ठीक है जी. तो एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन के बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं. नंबर पहली बात तो ये है कि क्रिएट्स परमानेंट रिकॉर्ड. आप जो कुछ लिख देते हैं एक दायमी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं. यानी आज आप उसको सेव करेंगे, आज से 50 साल बाद भी अगर आपने